स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए 10 जून 2020 करंट अफेयर लेकर आया हूं और ये पूरी तरह से एनालिसिस की हिंदी में है। इसकी जो मैंने रिपोर्ट्स है वो पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू से ली है, तो काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से रिपोर्ट्स ली जाती हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा है और पसंद आ रहा है करंट अफेयर कंटेंट, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के चीज़ों को बच्चे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है 10 जून का वो है लियोपोल्ड द्वितीय के ऊपर। तो लियोपोल्ड द्वितीय औपनिवेशिक हिंसा का प्रतीक, ये एक हेडिंग है। और जो लियोपोल्ड द्वितीय कौन थे, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों हैं। तो हाल ही में नस्ल भेद को लेकर अमेरिका में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते बेल्जियम में प्रदर्शनकारियों ने लियोपोल्ड द्वितीय की प्रतिमा को गिरा दिया। ठीक है, क्योंकि ये औपनिवेशिक हिंसा के प्रतीक थे, जिनकी हिंसक और शोषक नीतियों का प्रयोग बेल्जियम को समृद्ध बनाने के लिए किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए जो वहाँ के प्रदर्शनकारी थे वो इन्होंने इनकी मूर्ति को, लियोपोल्ड द्वितीय की मूर्ति को गिरा दी। तो प्रमुख बिंदु क्या है कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब यूरोप के विभिन्न देशों में भी फैल गए हैं। ठीक है, तो इसका असर यूरोप में भी देखने को मिल रहा है और ब्रिटेन और बेल्जियम जैसे देश में यह आंदोलन आम लोगों को अपने देश में उपनिवेश के हिंसक इतिहास पर बात करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये एक सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सीधा ही सीधा, लियोपोल्ड द्वितीय कौन थे। तो वर्ष 1865 से वर्ष 1909 के बीच शासन करने वाले राजा लियोपोल्ड द्वितीय को बेल्जियम पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला शासक माना जाता है। 1865 से लेकर 1909 तक इन्होंने शासन किया बेल्जियम के अंदर। ठीक है, उल्लेखनीय है कई विशेषज्ञ कांगो पर प्रशासन के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय की अत्याचारों और शोषण से भरी नीति की काफ़ी आलोचना करते हैं। ठीक है, तो कांगो पर अपने स्वामित्व और के दौरान लियोपोल्ड द्वितीय ने लाखों की संख्या में कांगो के मूल निवासियों की क्रूर हत्याएं की और माना जाता है लियोपोल्ड द्वितीय की क्रूर नीतियों के कारण तकरीबन 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, कम से कम 10 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो भाई 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, मतलब 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। और वर्ष 1908 में लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो को बेल्जियम सरकार के हाथों बेच दिया और यह क्षेत्र बेल्जियम का उपनिवेश बन गया। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने वो सारी चीज़ें उन्हें याद आई तो लियोपोल्ड द्वितीय की मूर्ति गिरा दी। ठीक है, तो इसके तकरीबन 52 वर्षों बाद 1960 में कांगो ने स्वतंत्रता हासिल की और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना कांगो 1960 में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये थे भाई लियोपोल्ड द्वितीय। तो नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं बच्चे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची जारी की गई, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, जो बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे ने 172वां स्थान प्राप्त किया है और तीसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बना है। लगातार तीसरे वर्ष से भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनकर ये उभरा है आईआईटी बॉम्बे जो है। ठीक है बच्चे, अब प्रमुख बिंदु क्या है कि उल्लेखनीय है जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये 1000 वैश्विक संस्थानों की सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या घटकर 21 हो गई है। तो ये जो रैंकिंग आई है, तो ये टोटल 1000 विश्वविद्यालयों को लेता है, कॉलेजेस को लेता है और उनकी रैंकिंग करता है। तो अभी इस वर्ष जो रैंकिंग आई है उनकी संख्या घटकर सिर्फ 21 हो गई है और इस सूची में जो सबसे ऊपर स्थान है वो 172वां 172वां स्थान है आईआईटी बॉम्बे का। और आईआईटी बॉम्बे का जो स्थान है उसमें भी 20 स्थान की गिरावट आई है। ठीक है, मतलब जो पिछली बार जो रैंकिंग आई थी उसमें आईआईटी बॉम्बे का जो स्थान था 152 था, इस बार स्थान जो है 172 आया है। ठीक है, तो देखते हैं कि और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें केवल आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों
में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संकाय और जो छात्रों का जो अनुपात है, क्लास में इतने छात्र होने चाहिए उसका जो अनुपात है, उसके अनुपात में उसे सिर्फ 0 अंक मिले हैं, 0 मार्क्स मिले हैं। और आईआईटी दिल्ली की रैंक 10 स्थान की कमी आई है, उसकी रैंक 193 हो गई है, जबकि आईआईटी मद्रास की रैंक 275 रही है। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर दोनों शीर्ष 300 विश्वविद्यालय के बाहर हो गए हैं और आईआईटी रुड़की ने 383 पर अपनी रैंकिंग बनाए रखी। ठीक है, जबकि आईआईटी गुवाहाटी का स्थान 491 से घटकर 470 आ गया। तो कुछ विश्वविद्यालय, कुछ कॉलेजेस का जो रैंक है वो सुधरा भी है, जैसे आईआईटी गुवाहाटी की रैंक सुधरी है, 91 से घटकर 70 आ गया है। और जो आईआईटी हैदराबाद है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालय की सूची में सबसे पहली बार आया है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो बिट्स पिलानी और बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये एक प्रतिष्ठित संस्थान थे। तो पिछले वर्ष ये 1000 विश्वविद्यालय की सूची में थे, लेकिन इस बार ये जो बिट्स पिलानी और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये 1000 की जो लिस्ट है उनसे बाहर हो गए हैं इस वर्ष। और एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है जो इस सूची में शामिल की गई है भारत की, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग 650 से 700 के बीच है, जो पिछले वर्ष ही 1000 विश्वविद्यालय की सूची में शामिल हुआ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1000 यूनिवर्सिटी में शामिल हुई है? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ये एक लिस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 500 जो भारत के विश्वविद्यालय हैं, टॉप 500 सूचियों में जो शामिल है, 500 तक शामिल है, कौन कौन से हैं। आईआईटी बॉम्बे का सबसे अच्छा स्थान है, 172 है। ठीक है, आईआईएससी भारतीय विज्ञान संस्थान का स्थान 185, आईआईटी दिल्ली 193, मद्रास 275, आईआईटी खड़गपुर 314, आईआईटी कानपुर 350, आईआईटी रुड़की 383, आईआईटी गुवाहाटी 470। तो ये सारे यूनिवर्सिटी हैं जो 500 रैंक के अंदर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और टॉप 30 जरूर याद रखना हमें। ठीक है बच्चे, चलते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, उत्तराखंड में जैव विविधता उद्यान। तो उत्तराखंड में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में एक वन विभाग द्वारा हल्द्वानी के अंदर एक जैव विविधता उद्यान खोला गया है, बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला गया है। ये जैव विविधता उद्यान उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है। पार्क को उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 2 वर्षों में तैयार किया है और पार्क में एक अत्याधुनिक स्वचालित मौसम स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को भी स्थापित किया है, जो वेदर की जानकारी बताएगा। और जैव विविधता उद्यान में आध्यात्मिक और धार्मिक, वैज्ञानिक, मानव स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी पौधे की प्रजातियों का अलग अलग भागों में उनको विभाजित किया गया है। तो ये एक जैव विविधता उद्यान का इनॉग्रेशन किया गया है हल्द्वानी में, उत्तराखंड में। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज़ पर। राइन नदी के जल स्तर में कमी देखने को मिली है। ये इंडिया की नदी नहीं है, राइन नदी जो है वो जर्मनी की है। जर्मनी की राइन नदी शुष्क ग्रीष्म काल के शुरुआती दिनों में ही पिछले 2 दशकों की तुलना में अपने न्यूनतम जल स्तर पर पहुंच गई है। राइन नदी जो है वो जर्मनी में है। इसके चलते यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग पर शिपिंग में व्यवधान की आशंका व्यक्त की जा रही है। शिपिंग में व्यवधान की आशंका व्यक्त की जा रही है, बहुत ही न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। और जर्मनी की जो अंतर्देशीय जलमार्ग एजेंसी के अनुसार बसंत ऋतु में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण फ्रैंकफर्ट के पास कॉब नामक एक प्रमुख चेक पॉइंट में राइन नदी का जल स्तर 3 जून को लगभग 1 मीटर तक नीचे पहुंच गया। 1 मीटर नीचे पहुंच गया, तो बहुत ही ज़्यादा जल स्तर कमी आई देखने को मिली है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे निम्नतम स्तर है। 20 साल में सबसे न्यूनतम स्तर देखने को मिला है। एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष अप्रैल की शुरुआत में राइन नदी के जल स्तर में 40% की गिरावट देखने को मिली थी। तो राइन नदी के जल स्तर में कमी है। कहाँ पर है पूछा जा सकता है, राइन नदी कहाँ पर है, तो जर्मनी में है। तो ये याद रखना है आपको, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे वंदे उत्कल जलनी गीत। तो ये जो वंदे उत्कल जलनी गीत है, ये ओडिशा ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित एक देशभक्ति गीत वंदे उत्कल जननी गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया है। तो ओडिशा सरकार का जो राज्य गीत है वो क्या होगा,
वो वंदे उत्कल जननी गीत होगा, वंदे उत्कल जननी गीत। ठीक है, याद रखना है। जिसके रचयिता कौन है, जिसको लिखा था, वो लिखा था लक्ष्मीकांत महापात्र ने। ठीक है, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ने लिखा था। ठीक है, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है, इनकी अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में वंदे उत्कल जननी गीत को सरकार मान्यता देने का निर्णय लिया है और एक राज्य गीत इसको माना जाएगा। और वंदे उत्कल जननी गीत की रचयिता कौन थे? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र थे और इसकी रचयिता 1910 में की गई थी इनके द्वारा। यह गीत सर्वप्रथम 1912 में उत्कल सम्मिलनी की बैठक में गाया गया और तभी से यह उत्कल सम्मिलनी के सभी बैठक में गाया जाता है। और उत्कल जो सम्मिलनी है, स्वतंत्रता सेनानी मधुसूदन दास द्वारा स्थापित एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है उत्कल सम्मिलनी, और इसका जो स्थापना किया था मधुसूदन दास ने किया था। और वर्ष 1936 में जब ओडिशा एक अलग राज्य बना तब भी इस गीत को गाया गया था। तो वंदे उत्कल जननी गीत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं बच्चे। भारत और डेनमार्क के बीच में बिजली क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। तो बिजली क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है। तो ये समझौता क्या है? तो इन दोनों देशों ने समानता, पारस्परिक आदान प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य मजबूत और गहरा दीर्घकालिक सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते में अपतटीय पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते में लचीलापन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बात की गई है। तो जो डेनमार्क से हमारे देश के जो समझौते हैं, हमारे देश से जो रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो स्थापित हुआ डेनमार्क से, वो सबसे पहली बार हुआ था 1957 में, 1957 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेनमार्क यात्रा के साथ भारत और डेनमार्क के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, मोनिका कपिल मोहता। तो जो मोनिका कपिल मोहता हैं, ये इनको राजनयिक बनाया गया है स्विट्जरलैंड में, भारत का नई राजदूत नियुक्त किया गया है। और जो मोनिका कपिल मोहता हैं, वर्ष 1985 बैच की भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में वो स्वीडन में भारत की राजदूत हैं। ठीक है, इससे पूर्व वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। और स्विट्जरलैंड ने भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही भारत के साथ राजनीतिक संबंध कर लिए थे और 14 अगस्त 1948 को नई दिल्ली में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये मैं एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप का फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो वहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत स्विट्जरलैंड का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो एक सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मोनिका कपिल मोहता। तो इसी के साथ बच्चे वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।